नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत की आत्मा किसान है जो गांव में निवास करते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में थनैला रोग है घातक, करें समय पर समाधान। स्वीट कॉर्न की खेती किसानों के लिए लाभकारी। अपने राज्य के बहुत से किसान भाई पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशुओं में थनैला रोग हो जाता है, जिससे पशुओं का काफी नुकसान होता है। तो पशुओं में थनैला रोग का निदान कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता के पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा से। आज हमारी चर्चा का विषय है डेयरी व्यवसाय में जो सबसे बड़ी समस्या आती है थनैला की। इसकी वजह से किसानों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तो कैसे हम इस बीमारी से अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या क्या इसकी हम पहचान करने के तरीके हो सकते हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें यूज़ की जाती हैं, उसके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। सर्वप्रथम ये बीमारी मिट्टी जनित बीमारी होती है। जिस बाड़े में हम पशुओं को रखते हैं वहाँ पर अगर हम साफ़ सफाई अच्छी तरह से नहीं रखते हैं तो पशुओं के मूत्र के माध्यम से या गोबर के माध्यम से जो भी बहुत सारे जीवाणु और विषाणु निकलते हैं वो पशुओं के थनों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसकी वजह से ये समस्या पैदा हो जाती है। तो सर्वप्रथम आप सभी किसान भाइयों को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी हम पशुओं का दूध निकालते हैं, पशु का दूध निकालने के 25 से 30 मिनट बाद तक उसके थन का जो छिद्र है वो खुला रहता है। उसकी वजह से अगर पशु जमीन में बैठ गया या हवा के माध्यम से उसके थनों तक किसी भी प्रकार की गंदगी आती है तो यह थनों के अंदर जाकर के इस बीमारी को पैदा करती है। पशुपालक भाइयों, गाय भैंसों में थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। दुग्ध उत्पादकों को काफी नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। थनैला रोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इस रोग के पहचान के लक्षण के बारे में। इस बीमारी को किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं? ये बीमारी की पहचान 3 स्तर पर की जाती है। जिस समय किसान भाई दूध निकालते हैं, पशुओं का जो लास्ट का दूध निकलता है उसके रंग में अगर कोई परिवर्तन नज़र आ रहा है या उसमें खून के चीचड़े आ रहे हैं या पस की कोशिकाएं आ रही हैं तो ये समझना चाहिए कि इस बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। इस लेवल पे अगर हम पशुओं की देखभाल करें, उनकी इलाज करवाएं दवाइयों के माध्यम से, तो ये बीमारी बहुत ही आसानी से सही हो जाती है। दूसरा इसका लेवल है जब किसान भाई पहचान पाते हैं उस समय थनों में सूजन आती है या थन फटना स्टार्ट हो जाते हैं या थनों से कई बार दूध निकलना बंद हो जाता है और उसमें गांठ सी पड़ जाती है। तीसरा इसका जो लेवल है वो ये है कि पशु के जो औरी होती है, ऐन होता है, उसमें पूरी तरह से फाइब्रोसिस हो जाती है, कड़ापन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर दूध बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है और दुधारू पशु पूरी तरह से बेकार हो जाता है। उस स्थिति में किसान भाई ये जान पाते हैं कि उनके पशुओं में थनैला की समस्या है, उसके बाद वो इलाज करवाते हैं। इस समय इलाज थोड़ा महंगा होता है और इसके लिए कम से कम 7 से 10 दिन तक लगातार एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं, क्योंकि समस्या ये है इस बीमारी में दूध एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर जीवाणु और विषाणु को अपनी वृद्धि करने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम मिलता है। इसलिए दवाइयों के माध्यम से भी उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थनैला रोग का उपचार। इस रोग से ग्रसित पशु का उपचार प्रारंभिक अवस्थाओं में करने पर ही सफल होता है। रोगी पशु का समय पर उपचार न होने पर थन खराब हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए दुधारू पशु के दूध की जांच समय पर करवा लेनी चाहिए। थनैला रोग से ग्रसित पशु का उपचार योग्य पशु चिकित्सक से करवाना चाहिए। इसके लिए पशु का थन अच्छी तरह से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर छोड़ दें। कुछ समय बाद पशु चिकित्सक के द्वारा पशु के थनों में जीवाणु नाशक औषधियाँ चढ़वाते हैं तथा मांसपेशियों में इंजेक्शन द्वारा दवा दी जाती है। पशु के थनों में ट्यूब चढ़ाकर उपचार किया जाता है। ध्यान रखें कि अंतिम ट्यूब चढ़ाने के 48 घंटे बाद तक दूध उपयोग में नहीं लेना चाहिए। जब पशु का थन पूर्ण रूप से ठीक हो जाए तभी उसका दूध प्रयोग में लेना चाहिए। हम अपने पशुओं को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं? सर्वप्रथम हमें ये कार्य करने की आवश्यकता होती है कि जिस बाड़े में हम पशु को रखते हैं उस बाड़े की अच्छी से साफ सफाई होनी चाहिए। थनैला रोग से पशुओं को बचाने के उपाय। पशुपालक भाई यदि कुछ जरूरी उपायों को समय समय पर अपनाएं
तो पशुओं में थनैला रोग नहीं होगा, जो इस प्रकार से है। थनैला रोग से प्रभावित पशु को अन्य पशुओं से अलग रखें। पशु बाड़ी की नियमित साफ सफाई करें। पशुशाला की लाल दवा या फिनाइल से धुलाई करें और चूने का छिड़काव करें। पशुओं को साफ सुथरे एवं सूखे तथा हवादार स्थान पर बांधें। पशु के थनों की सफाई नियमित रूप से करना चाहिए। पशु का दूध निकालने से पूर्व ग्वाले को अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। पशु का दूध पूर्ण हस्त या चुटकी विधि से दोहन करना चाहिए। थनों का समय समय पर परीक्षण करते रहना चाहिए। उनमें कोई गठान एवं दूध में थक्के हो तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। तीसरा उपाय ये हो सकता है कि किसी कटोरी में हम लाल दवाई का घोल बना लें और जैसे ही हम पशुओं का दूध निकालते हैं उसके बाद उसके चारों थनों को उस दवाई से डुबो दें, ताकि वहाँ पर कोई भी गंदगी अगर पहुँचती है तो वो दवाई उसे मार देगी। एक और ज़रूरी बात है थनैला बीमारी की इलाज के लिए, वो ये है जिस पशु में ये बीमारी एक बार आती है तो ऐसा चांस होता है कि अगले ब्यात में वो बीमारी आ सकती है। तो बेहतर होता है कि जिस समय पशु दूध देना बंद कर दे उसके बाद हम उसमें दवाइयाँ दिलवाई जाती हैं, उस समय उन दवाइयों का प्रभाव ज़्यादा अच्छा होता है और ये बीमारी पूरी तरह से उस पशु में ठीक हो सकती है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हम बाजार से जो भी फल सब्जियां लेते हैं वे रसायनों के प्रयोग से उत्पादित रहती हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं। इसलिए अगर आप अपने घर के आसपास पोषाहार वाटिका लगाते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं, जिस पर तकनीकी जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा की विषय विशेषज्ञ शशि वर्मा। गृह वाटिका, जिसे आम भाषा में हम पोषाहार वाटिका भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। पोषाहार वाटिका ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक परिवार के लिए वरदान साबित हो रही है। पोषाहार वाटिका में सर्दियों के मौसम के अंदर ग्रामीण महिलाएं कई तरह की सब्जियां उगाकर अपने परिवार का पोषण सुधार सकती हैं, पैसों की बचत कर सकती हैं और साथ में पूरा संतुलित आहार परिवार को दे सकती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। हरी सब्जियां जिनके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, खास तौर से विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और हरी सब्जियों के द्वारा इनकी पूर्ति करी जाती है। खास तौर से इन हरी सब्जियों में लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये तत्व जो हैं शरीर की हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, अपने शरीर की चमड़ी के लिए, बालों के लिए, आँखों की रोशनी के लिए अति आवश्यक होते हैं। और अगर ग्रामीण महिलाएं पोषाहार वाटिका लगाएंगी तो इन सभी के उपयोग से परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पोषाहार वाटिका या फिर गृह वाटिका उस वाटिका को कहा जाता है जो घर के अगल बगल में, घर के आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल के लिए कई तरह की मौसमी फल और सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। पोषाहार वाटिका उगाने के लिए स्थान का चयन, इसके लिए स्थान चुनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अधिकतर ये स्थान घर के पीछे या आसपास ही होते हैं। घर से मिले होने के कारण थोड़ा कम समय मिलने पर भी काम करने में सुविधा रहती है। पोषाहार वाटिका के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पानी की पर्याप्त सुविधा हो। उस स्थान पर सूरज की भरपूर रोशनी आसानी से पहुंच सके और जानवरों से सुरक्षित हो। उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो, ऐसा स्थान उपयुक्त होता है। अब किसान भाइयों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि पोषाहार वाटिका का आकार कितना रखें? तो पोषाहार वाटिका के लिए जमीन की उपलब्धता परिवार के सदस्यों की संख्या और समय की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लगातार फसल चक्र, सघन बागवानी और अंतः फसली खेती को अपनाते हुए एक औसत परिवार के लिए जिसमें 5 सदस्य हो, ऐसे परिवार के लिए औसतन 250 वर्ग मीटर की जमीन काफी है। इसके लिए पूरे क्षेत्र को 8 से 10 वर्ग मीटर की 15 क्यारियों में विभाजित कर ले और इसी में साग सब्जियां और फल उगाएं, जिसमें अधिकतम पैदावार लेकर पूरे साल अपने परिवार के लिए फल और सब्जियों की आपूर्ति हो सके।
गृह वाटिका या पोषाहार वाटिका लगाने के लिए हमें किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से हमको अपने खेत या कुएं के ऊपर या घर के पिछवाड़े में जो जगह रहती है लगानी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। जो भी ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है, खेत पर है, तो उसके आसपास पानी का साधन होना ज़रूरी है। जो भी ज़मीन हमारे पास है उसकी सबसे पहले खरपतवार वहाँ से हटाकर ज़मीन की निराई गुड़ाई करके क्यारियाँ बना लें। क्यारियाँ अपने परिवार की स्थिति के सदस्यों को देखते हुए बनाएं। उनके अंदर आप अच्छी तरीके से जो भी है उसकी जुताई करने के बाद, खुदाई करने के बाद उसमें देसी खाद का उपयोग करें। देसी खाद मिलाने के बाद आप उसके अंदर छोटी छोटी क्यारियाँ बना लें। जैसे सर्दियों के मौसम में पालक, मेथी, हरा धनिया, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली व अन्य सब्जियां जो हमारे दैनिक आहार में सम्मिलित करी जाती हैं, टमाटर, बैंगन इत्यादि, इनकी पौध लगाकर आप गृह वाटिका तैयार करें और प्रतिदिन उसकी निगरानी करें, देखरेख करें। अगर उसके अंदर कोई भी खरपतवार निकल रही है तो उसको निकालें। साथ ही अगर उसमें किसी भी तरह का कीट मकोड़ों का या बीमारियों का प्रकोप हो रहा है तो अपने जो देसी संसाधन हैं, जैसे राख का उपयोग करना, लाल मिर्च और लहसुन और नीम के पत्तों की चटनी बनाकर पानी में घोल बनाकर उन पे छिड़काव करना। जो भी उसके अंदर कीट मकोड़े लगे हुए हैं वो उससे दूर हो जाएंगे और साथ में जो हमारे को रासायनिक जहर जो हमारे शरीर के अंदर जाता है उससे हमें बचाव मिल जाएगा। पोषाहार वाटिका लगाने के फायदे: रसायन रहित सब्जियों और फलों की प्राप्ति होती है। परिवार के लिए ताजे फल सब्जियां मिलते हैं। बाजार से सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं होती। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वाटिका की सब्जियां बाजार के मुकाबले अच्छे गुणों वाली होती है। पोषाहार वाटिका लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आजकल बाज़ार के अंदर जो भी सब्जियां उपलब्ध हैं उसके अंदर रासायनिक जहर की मात्रा बहुत अधिक आती है और किसी को भी ये पता नहीं लगता है कि दवाई छिड़कने के पश्चात कितने दिन बाद किसान ने सब्जी को तोड़कर बाज़ार में बेचा है। अगर ग्रामीण महिलाएं अपने घर में सब्जी उगाती हैं तो इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है जो हमारे को आजकल जैसे कैंसर नामक रोग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर पोषाहार वाटिका लगाएंगे तो रासायनिक जहर से बचेंगे, साथ में इस तरह के रोग से निदान मिलेगा। स्वीट कॉर्न मक्के की मांग बढ़ रही है। खासकर शहरी क्षेत्रों के आसपास स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करके अच्छी आमदनी के साथ साथ पशुओं के लिए हरा चारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वीट कॉर्न की खेती के लिए कौन कौन सी जरूरी बातें हैं, जानने के लिए देखिए कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति। खेती में लगातार बढ़ती लागत और घटती आमदनी से परेशान होकर किसानों का खेती किसानी से मोह भंग होता जा रहा है, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सही संकेत नहीं है। ऐसे में यदि किसान भाई स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करें तो वे कम समय और कम खर्चे में अधिक उपज और आमदनी ले सकते हैं। स्वीट कॉर्न, जिसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये भुट्टा सामान्य मक्का की तुलना में अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के कारण इसे पैकिंग करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न मक्का में लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 210 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP, 85 किलोग्राम MOP, 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया के 80 किलोग्राम और अन्य पोषक तत्वों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 130 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप 35 से 40 दिन की खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न की खेती के लिए आप इसकी उन्नत प्रजाति माधुरी, प्रिया, अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न,
ऑरेंज, स्वीट कॉर्न आदि का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 80,000 भुट्टे प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है तो इसकी प्रजातियों का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बुआई से पहले 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। स्वीट कॉर्न फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए एट्राजिन 50 WP की 1.5 किलो मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा। किसान भाइयों, जहां तक इसकी खेती में आय व्यय की बात है तो प्रति हेक्टेयर एरिया में लगभग 80,000 भुट्टों का उत्पादन होता है और प्रति भुट्टा बाजार में औसतन 5 रुपए की दर से बिकता है। इस तरह कुल आमदनी औसतन 4 लाख रुपए होती है, जिसमें कुल लागत लगभग 40,000 रुपए आती है। तो इस तरह से किसान भाइयों को शुद्ध लाभ 3,60,000 रुपए तक मिल सकते हैं, जो कि अन्य फसलों की तुलना में कम समय में अच्छी आय है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कोथला, जिला कोटा के विष्णु दत्त ने। आपने मिर्च की फसल में रोगों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मिर्च अपने तीखे गुणों के कारण मसाला की मुख्य फसल है। इसकी खेती से किसान वर्ष भर अच्छा लाभ कमाते हैं। कभी कभी रोगों के कारण इसका उत्पादन कम हो जाता है और जो किसान समय रहते रोगों की सही पहचान करके नियंत्रण कर लेते हैं, वो इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण और रोकथाम के बारे में, जो इस प्रकार से एंथ्रेक्नोज रोग। ये रोग कोलेटोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। रोग के शुरुआती लक्षणों में पत्तियों पर छोटे छोटे विशेष आकार के गहरे भूरे और काले धब्बे बनते हैं। रोग के तीव्र होने पर शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। फलों के पकने की अवस्था में छोटे छोटे काले गोल धब्बे बनने लगते हैं। बाद में इनका रंग धूसर हो जाता है, जिसके किनारों पर गहरे रंग की रेखा होती है। प्रभावित फल समय से पहले झड़ने लगते हैं। अधिक आर्द्रता इस रोग को फैलाने में सहायक होती है। एंथ्रेक्नोज रोग नियंत्रण के उपाय। इस रोग से फसल को बचाव के लिए मैंकोजेब या कार्बनडाजिम नामक दवा 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर परड़ी छिड़काव करें तो काफी हद तक इस रोग की रोकथाम हो जाती है। लीफ कर्ल, मरोडिया या चुर्रा मुर्रा रोग। ये मिर्च की एक भयंकर बीमारी है। ये एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग फसल में ज्यादातर आता है। इसमें पत्तियां अनियमित ढंग से मुड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा फलों का आकार छोटा होने लगता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधा फल विहीन हो जाता है। अगर इसका समय रहते नहीं नियंत्रण किया गया तो ये पैदावार को भारी नुकसान पहुंचाता है। लीफ कर्ल रोग का नियंत्रण। ये एक विषाणु रोग है। ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है, अतः इसका नियंत्रण भी सफेद मक्खी से छुटकारा पाकर ही किया जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए मिर्च की क्यारी में बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरान 3G 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं तथा पौध रोपण के 15 से 20 दिन बाद डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार दोहराएं। फूल आने के बाद उपरोक्त कीटनाशक दवाओं के स्थान पर मैलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। अधिकतम रोग ग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा रोग की प्रतिरोधी किस्में जैसे पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और पंत C1 को लगाना चाहिए। इससे रोगों की समस्या आपकी फसल में नहीं आएगी और मिर्च की भरपूर पैदावार मिलेगी, जिससे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। गेहूं की फसल से अधिक पैदावार लेने की तकनीक। एंथोरियम फूल की खेती है फायदे का सौदा।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता की टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।